तो आज के डाइजेशन सिस्टम में आपको ये बताऊंगा पेनक्रियाज के बाद पेनक्रियाज मैंने पढ़ाया नहीं था, तो पेनक्रियाज में बताऊंगा। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो भी है, रेक्टम के थ्रू जो हमारा खाया हुआ भोजन बाहर निकलते हैं, तो वो सारे के सारे मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आप सेशंस में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तो कल मैंने आपको क्या क्या बताया था उसका एक बार रिव्यू करा देता हूँ। इस पेज में मैंने बताया था कि माउथ्स में जो डाइजेशंस होते हैं, माउथ से मैंने बताया था कि जो भी पहला डाइजेशन स्टार्ट होंगे हमारे, तो वो माउथ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो माउथ से स्टार्ट होंगे तो माउथ से स्टार्ट होंगे। अगर ये माउथ हमारा है और ये हमारा स्टमक है, और यहाँ से फिर गया और ये लीवर, यहाँ पे डिओडेनम वाला पार्ट। अगर सपोज ये हमारा माउथ से, ठीक है, तो इधर से हम माउथ से इनटेक किए भोजन को, फूड इनटेक किए। जैसे ही हम फूड लेते हैं तो माउथ में टीथ के थ्रू ग्राइंड होता है। लिप्स जो है, सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं लिप्स में बहुत सारे, ये टंग में, जो कि सलाइवा को मिक्स करता है, और यहाँ पे ही कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे टंग्स में कितने ग्लैंड्स होते हैं, तो 3 पेयर ग्लैंड्स होते हैं। 3 पेयर बोले तो 6 ग्लैंड्स। ठीक है, कल मैंने बताया होगा, या फिर आप ध्यान से सुने होंगे तो मैंने बताया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक टेस्टरी ग्लैंड्स होता है, यहाँ पे क्या किस तरह का स्मेल आता है, स्वीट। तो इसी तरह से बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, और यहाँ पे जनरली किसका सेक्रेशंस होता है, तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं सलाइवा का सेक्रेशंस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा का सेक्रेशंस करते हैं। और सलाइवा में क्या रहते हैं, तो 95% वाटर रहते हैं और 5% ही इंजाइम्स रहते हैं। और 5% इंजाइम्स में भी 2 तरह के इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा हो गया 5% में रहते हैं, वो क्या, इसके 5% में रहते हैं। मतलब अगर इस 5% को हम 100% माने तो ये 95% ये रहेंगे सलाइवरी एमाइलेज, और ये 5% रहेंगे लाइसोसोम। हमारे शरीर में लाइसोसोम 2 ही जगह पाया जाता है, दूसरा पहला सेल में और दूसरा सलाइवा में। ध्यान दीजिए, 95% हमारा वाटर रहेंगे, 5% जो बचा वो इंजाइम्स रहेंगे। अब 5% का अगर 95% निकालें तो वो सलाइवरी एमाइलेज में आएंगे, और 5% 95% ये हो गया तो 5% इधर बचेगा, तो 5% क्या होंगे, लाइसोसोम्स होंगे। तो इस तरह से तो माउथ में हमारा डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का, और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो वो कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, तो 70% कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। लाइसोसोम जो है लाइसोसोम एक एंटी बैक्टीरियल है। जैसे ही हम कुछ बैक्टीरियल चीज को खा लेते हैं तो लाइसोसोम क्या करता है कि उसको किल करता है। ठीक है, उसको किल कर देता है और वहीं पे उसको मार देता है। अगर वो वहां से बचता है तो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा, और स्टमक में जाने के बाद वहां पे हमने बताया था कि HCl रिलीज होता है। आपको पता ही होगा कंसंट्रेटेड HCl का वैल्यू, पीएच वैल्यू कितना होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है, 1.5 या 1 के अप्रोक्स में होता है। कहीं कहीं 1 लिखा रहेगा, कहीं कहीं जो हाईली कंसंट्रेटेड रहेगा उसका पीएच वैल्यू 0 होता है, बट मोस्टली 1 और 1.5 से
2.5 को स्टमक को कंसीडर किया जाता है। स्टमक में जो हमारा है, स्टमक जो है 1.5 से 2.5 का पीएच वैल्यू होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन HCl का पीएच वैल्यू जो होता है ना, वो यहाँ पे आप ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 से 1.5 कंसीडर कर सकते हैं, जबकि हाईली कंसंट्रेटेड जो रहता है उसका ऑलमोस्ट 0 से 1 के बीच में रहता है पीएच वैल्यू। तो इसका जो पीएच वैल्यू ही इतना एसिडिक है, इतना एसिडिक पीएच वैल्यू है कि ये सभी के सभी बैक्टीरिया को किल कर देता है। और ये जो HCl जो मैंने कल बताया था, तो ये HCl डायरेक्ट डाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है। वो क्या करता है कि रेनिन और रेनिन तो एक्टिव फॉर्म में हो गया, इसके पहले वाले एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव बना देता है। साथ साथ पेप्सिनोजेन जो रहता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन्स में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोटीन्स का डाइजेशन था कि काऊ का जो मिल्क रहता है वो येलो क्यों होता है, भैंस का जो मिल्क रहता है वो वाइट क्यों रहता है। इस बहुत सारी चीज़ मैंने कल बताए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे और जिसको नहीं समझ में आया होगा तो उस लेक्चर को आप फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि स्टमक तक बता दिया था कि स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है। मैं छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ कि स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप्स जो भी मैंने अभी डाइजेशन बताया है, सब का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन्स पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, फूड जो है स्टमक होते हुए अब कहाँ पहुंच जाएगा, डियोडेनम वाला पार्ट में पहुंच जाएगा। मैंने बताया था कि फूड जैसे ही स्टमक से निकलता है तो डियोडेनम में जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइम, CHYME, काइम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में, और आपको ध्यान देना होगा ये सारी की सारी बातें, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं। अब हम बताते हैं कि पेनक्रियाज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अब पेनक्रियाज, जैसे ही ये फूड पार्टिकल्स जो स्टमक यहाँ पे था हमारा, यहाँ पे क्या था, स्टमक था, इधर से ओइसोफेगस से आया और ये स्टमक से ये ऐसे गया, तो ये जो है वो क्या है, लीवर है। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये क्या है, ये है गॉल ब्लाडर। मैंने बताया था कि लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। और यही हेपेटिक सेल जो है वो क्या करते हैं, तो बाइल जूस का सेक्रेशंस करते हैं, बाइल का सेक्रेशन करते हैं। ये हेपेटिक सेल्स स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लाडर में स्टोर्ड होता है, और ये पाइप के थ्रू डियोडेनम में, ठीक है। ये तो हो गई गॉल ब्लाडर का काम। अगर अब हम बात करते हैं कि पेनक्रियाज क्या है, तो ये जो देख रहे हैं ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इसका कैसा है, कई बार पूछता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो ग्लैंड्स है हमारे शरीर में उसका नाम क्या है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज होते हैं, ठीक है। अब पेनक्रियाज जो है स्टमक के जस्ट नीचे रहेंगे, पीछे बोल सकते हैं, बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। अब ये पेनक्रियाज जो है वो अपना सिक्रीशंस देना चालू करेंगे, जो भी फूड्स हमारा यहाँ पे आया उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, सिक्रीशंस देना चालू करेंगे, जो फूड पार्टिकल्स आए हमारे पास यहाँ पे जो आएंगे।
ठीक है, ये है पेनक्रियाज, ये है गॉल ब्लाडर। ठीक है, अब हम बताते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो सिक्रीशन देता है वो क्या क्या देते हैं? पहले तो बहुत सारे 4 चीज का सिक्रीशंस देते हैं, बट हम अभी फिलहाल ये बताते हैं कि यहाँ पे पेनक्रियाज जो जूस है वो हाईली बेसिक इन नेचर होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7.4 से लेकर 8.5 तक होता है। इसमें 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं और यही सेल्स को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। और ये जो है साइंटिस्ट था जो कि 1869 में जर्मन साइंटिस्ट ने बताया था, पैथोलॉजिकल एंटामिस्ट पॉल लैंगरहैंस नाम था इनका, जो बताया थे कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसको बोलते हैं? तो जो फ्लोटिंग सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के अंदर, अगर ये सपोज हम पेनक्रियाज इसे बना दें तो इसमें फ्लोट करता हुआ बहुत सारे सेल्स हैं, एंजाइम्स। तो ये फ्लोटिंग पार्टिकल्स जो हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब बात करते हैं कि ये 4 सेल्स तो हैं, ये क्या चारों के साथ चारों सेल्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं या सभी का अपना? चलिए मैं बताता हूँ कैसे इसका काम है, कैसे इसका फिगर है। थोड़ा सा मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। तो बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज की, ठीक है। पेनक्रियाज जो है वो 4 सेल्स, 4 पेनक्रियाटिक सेल्स, 4 पेनक्रियाटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 पेनक्रियाटिक सेल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो 4 पेनक्रियाटिक सेल्स को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलेंगे, जो कि वो हमेशा के हमेशा क्या करते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये 4 सेल्स जो होते हैं वो क्या क्या नाम है उनका। तो फर्स्ट सेल जो है उनको बोलते हैं अल्फा सेल, फिर बोलते हैं बीटा सेल, बीटा सेल, फिर बोलेंगे डेल्टा सेल। इसको क्या बोलते हैं? इसको पढ़ सकते हैं डेल्टा, कई बार इसको गामा भी बोलते हैं, गामा सेल भी बोला जाता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि गामा को ऐसे लिखते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है गामा सेल्स, और कहीं कहीं डेल्टा सेल्स भी बोलते हैं। इसको पीपी सेल्स भी बोलते हैं या एफ सेल्स भी बोलते हैं कहीं। अब हम बात करते हैं, अगर पूरा सिक्रीशंस 100% है, अगर पूरा सिक्रीशंस 100% हम मान के चलते हैं कि 100% पेनक्रियाज अगर सिक्रीट कर रहा है, तो अकेला 70% बीटा सेल्स सिक्रीशंस देता है, जो कि किसका देता है? इंसुलिन का देता है, इंसुलिन का देता है। और ये बचिए कितना? 10%, तो 5% ये देगा और 5% ये देगा। अगर हम बात करते हैं इन तीनों का, तो इन तीनों का अभी हम लोगों को पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? कि क्योंकि ये तीनों के तीनों सेल जो हैं हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और हार्मोन हम कहाँ बताएंगे? तो एंडोक्राइन सिस्टम में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? एंडोक्राइन रिलेशन में हम बताएंगे।
ठीक है, एंडोक्राइन के लेसन में ये पूरा डिटेल्स बताएंगे। अभी अगर बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये पीपी सेल्स और एफ सेल जो है 5% क्या निकालेंगे, ये इंजाइम्स निकालेंगे। जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, इंजाइम्स, इंजाइम्स बोलेंगे। अब ये पीपी सेल्स, अब ये इंजाइम्स का ही सारा रोल है यहाँ पे। अब जो पीपी सेल है, पीपी सेल या एफ सेल बोले, पीपी सेल या एफ सेल बोले, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो है एंजाइम्स निकालना चालू करेंगे। अब ये कौन कौन से एंजाइम्स निकालेंगे, तो पहला निकालेंगे पैनक्रिएटिक, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। दूसरा जो निकालेंगे ये हो गया पहला। सेकेंड नंबर वो निकालेंगे ट्रिप्सिन, ठीक है। और थर्ड निकालेंगे जो लाइपेज, लाइपेज। अब देखो जो हम लोग खाना खाते हैं वो तीन ही पार्टिकल्स तो खाते थे, फूड में क्या रहते थे, तीन ही तरह के पार्टिकल्स रहते थे ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। एक रहते थे कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा रहते थे प्रोटीन, और तीसरा रहते थे फैट, या फिर इसको लिपिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो पेनक्रिएटिक एमाइलेज कर देगा, प्रोटीन का डाइजेशन है वो ट्रिप्सिन कर देगा, और फैट का जो फर्दर डाइजेशन है वो क्या करेगा, लाइपेज करेगा। अभी तक किसका डाइजेशन नहीं हुआ था, देखो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का तो डाइजेशन माउथ में ही हो गया था, 70% कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो गया था माउथ में, वो भी अपने सेकेंड वाले स्टेप में हुआ था, ग्लूकोज में। डायरेक्ट हमारा बॉडी थोड़ी ना ग्लूकोज लेता है, ग्लूकोज लेता है लेकिन स्टोर्ड किस में होता है, डायरेक्ट स्टोर्ड किस में होता है, डायरेक्ट ग्लूकोज से हमको एनर्जी नहीं मिलता, वो एटीपी, ग्लूकोज फर्दर जो टूटता है तो एटीपी से हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अभी तक कोई भी फूड पार्टिकल्स का फाइनल डाइजेशन मैंने नहीं बताया है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन ग्लूकोज में बताया, प्रोटीन्स का डाइजेशन पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बताया, फैट का डाइजेशन तो अभी तक हुआ ही नहीं था। तो जब फैट का डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ था तो पेनक्रियाज ही फैट का डाइजेशन कराएगा, और वो किससे कराएगा, ये फैट का डाइजेशन कराता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और ये किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के चेन को करेगा, प्रोटीन्स के चेन को करेगा, एंड फैट के चेन को करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पेनक्रिएटिक एमाइलेज, एक एक करके पढ़ते हैं। पेनक्रिएटिक, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, ठीक है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। तो हमने बताया था कि पेनक्रिएटिक कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन 70% हो चुका था, ठीक है। तो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या थे, ग्लूकोज थे, ग्लूकोज ही होंगे ना भाई। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करके बन गया क्या, ग्लूकोज। या जो बचा हुआ ये कितना था, ये 70% थे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कितना बच गया था, 30%। तो ये 70% ग्लूकोज और ये 30% कार्बोहाइड्रेट्स जो डाइजेस्ट होके फाइनल डाइजेशन देंगे, वो की क्या देंगे, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और मैंने स्टार्ट में ही, अगर आप ये मेरा फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज में।
और ग्लूकोज किसमें, ग्लाइकोजन में। और ये स्टोर्ड कहाँ होगा, लीवर एंड मसल्स, लीवर एंड मसल्स में। ठीक है, तो ये डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज उसको कह सकते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनल डाइजेशन ये हो गया यहाँ पे फाइनल डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी फाइनल डाइजेशन किस में हो गया, ग्लाइकोजन में। ये बीच में स्टेप में टूटेगा ग्लूकोज, बट यहीं पे फाइनल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का किस में हो जा रहा है, ग्लाइकोजन का हो जा रहा है। और डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का भी डाइजेशन किस में हो जा रहा है, ग्लाइकोजन में हो रहा है, और फाइनली हमारा बॉडी में स्टोर्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 100% किसका डाइजेशन हो गया, 100% कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। 100% कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, किसके थ्रू, पेनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू। पहले कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में डाइजेशन हुआ, उसके बाद अब पेनक्रियाटिक ड्यूडेनम के पास में हुआ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे हमारा ड्यूडेनम से थोड़ा सा नीचे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पेनक्रियाटिक जूस दिया और यहीं पे फाइनल कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड हम पढ़ते हैं पेनक्रियाटिक। पेनक्रियास जो था वो 3 तरह के एंजाइम्स निकाला। पहला पेनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो मैंने बताया था कि स्टमक में ऑलरेडी प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, कितना परसेंट हुआ था, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कितना परसेंट हुआ था, 90% हुआ था। तो 90% प्रोटीन ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया था किसमें, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। अब जो है 10% अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, अनडाइजेस्ट प्रोटीन और 90% पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स फाइनली डाइजेस्ट होगा किसमें, फाइनली डाइजेस्ट किसमें होगा, तो एमिनो एसिड में होगा। एमिनो एसिड में होगा। ठीक है, प्रोटीन का सबसे जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, एमिनो एसिड है। ठीक है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। कई बार पूछता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड बोलेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन का 100% डाइजेशन हो गया, 90 + 10 100% डाइजेशन प्रोटीन का हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइपेज, जो तीसरा एंजाइम्स पेनक्रियाज रिलीज किया उसके बारे में। अब बच गया क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कंप्लीट। देखिए 3 ही चीज हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि किसमें कहाँ हो गया, हो चुका फाइनल डाइजेशन, 100% हो गया। हंड्रेड परसेंट हो चुका था। दूसरा प्रोटीन, ये भी 100% हो चुका था। तो यहाँ पे इन दोनों का डाइजेशन नहीं होगा। अब जो बच गया तीसरा, वो फैट या लिपिड्स,
इनका डाइजेशंस होगा, ठीक है, इनका डाइजेशंस होगा, इन्हीं का डाइजेशंस यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि फैट और लिपिड्स का डाइजेशंस अभी तक तो हुआ ही नहीं था। इसका मतलब हमारे जो फूड आए अभी तक उनका डाइजेशंस हुआ ही नहीं था फैट का, तो एज इट इज थे। इसका मतलब 100% फैट रहेंगे वहाँ पे। पचा हुआ जो भोजन अभी तक आया हमारा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन फैट और लिपिड्स तो बचा ही रह गया 100%। तो ये 100% फैट और लिपिड्स को तोड़ेगा फैटी एसिड में, किसमें, फैटी एसिड में, और यहीं पे सेकेंड ब्रेकडाउन भी हो जाएगा ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे 100% फैट का डाइजेशन होगा, यहाँ पे 100% फैट का डाइजेशन होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि फैट का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, तो डिओडेनम में हो रहा है, ठीक है, डिओडेनम में हो रहा है। 100% फैट का डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर बात करते हैं इंटेस्टाइन का, तो आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखा देते हैं इंटेस्टाइन का। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, स्टमक हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, और ये गॉल ब्लाडर, ये लीवर, और ये जो है ये पार्ट क्या है, ये देखिए डिओडेनम वाला पार्ट यहाँ पे आया है, जहाँ पे बाइल का सेक्रेशन हो रहा है और पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। तो डिओडेनम वाले पार्ट में ही बाइल का भी सेक्रेशन हो रहा है और पेनक्रियाटिक जूस का भी सेक्रेशन हो रहा है। दोनों का दोनों एक ही सिरा से बना रहता है। ये पेनक्रियाज है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इस लीफ के पत्ते के जैसा स्ट्रक्चर है इसका, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ से जो फूड आएगा, फूड हमारा यहाँ पे था तो उसको क्या बोलते थे, काइम। फूड को क्या बोलते थे, काइम बोलते थे। अब ये काइम यहाँ हुआ और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, सारे स्मॉल इंटेस्टाइन है और इनका लेंथ कितना होता है, टोटल एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर का होता है, 6 मीटर का तो ओइसोफेगस और 1.5 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन और 1.5 मीटर का लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब छोटी आंत जो है 1.5 मीटर का रहेंगे और 1.5 मीटर का लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा, इसका 1.5 मीटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है अपेंडिक्स, ये यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ मसल्स के जमा होने के कारण ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बन जाता है और ये इसका वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई यूज नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अगर ये हम इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन बना दें, तो ये वाला पार्ट को डिओडेनम, जेजुनम, और ये फाइनली इलियम।
ड्यूडेनम में ही हमारा कहाँ किसका बाइल का भी सिक्रीशंस मिला था और पेनक्रियाटिक जूस का भी। यहाँ पे हमारा डाइजेशन हुआ। अब यहाँ से जो फूड पार्टिकल्स हैं यहाँ से इस पाइप के थ्रू जाएंगे और जियोजेनम, इधर जियोजेनम का कोई काम नहीं है। अब आएंगे इलियम के बारे में। तो इलियम के पास क्या रहते हैं कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। जो अंदर का जो पार्ट है ना वो ऐसा ऐसा रहता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे तो ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। और सरफेस एरिया को बढ़ने की वजह से ऑब्जर्प्शन, यहाँ पे क्या होते हैं, फूड का ऑब्जर्प्शन होते हैं। फूड का ऑब्जर्प्शन होते हैं। तो फूड का ऑब्जर्प्शन होते हैं और फूड के ऑब्जर्प्शंस वाले एरिया को अगर हम बढ़ा दें तो मैक्सिमम फूड का ऑब्जर्प्शंस होंगे। तो इसीलिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को विलाई बोलते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई बोलते हैं भाई। अब यहाँ पे फूड का ऑब्जर्प्शन होगा, यहीं पे कुछ रिजर्व फूड भी रहेंगे ग्लिसरॉल को फॉर्म में। रिजर्व इन फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पे इलियम का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ फूड का ऑब्जर्प्शंस का काम करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत जिसको बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन भी 1 से कितना 1.5 मीटर तक लंबा होते हैं, लेंथ होते हैं। ठीक है, और इसके भी क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। मोस्टली 3 पार्ट लिखते हैं हम। पहला हो गया केकम, दूसरा हो गया कोलोन और तीसरा हो गया रेक्टम। ठीक है, केकम जो है, केकम का कोई पार्ट्स नहीं है, वही कोई पार्ट टेक प्लेस नहीं करता फूड के डाइजेशन में। वो एज वहाँ से खाना गया कोलोन में और कोलोन से रेक्टम के थ्रू निकल जाता है। लेकिन थोड़ा सा कोलोन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कोलोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कोलोन जो है, ये कोलोन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का सबसे बड़ा वाला पार्ट जो होता है वो कोलोन ही होता है। और यहाँ पे एक बैक्टीरिया फाउंड होता है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया भी रहते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया नाम देते हैं शॉर्ट में, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये काम क्या करते हैं, ये फायदा वाला बैक्टीरिया जो है वो इचेरिया बैक्टीरिया है। इचेरिया कोली बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि ये हमारे शरीर में B12 का फॉर्मेशंस करता है। ये जो बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक रिलेशंस फॉलो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशंस होता क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशंस,
सिम्बायोटिक रिलेशंस। तो सिम्बायोटिक रिलेशंस के बारे में एक डिफिनेशन में बता देता हूं कि रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म living together by giving benefit to each other, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाता है। जैसे क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है हमारे डाइजेस्टेड फूड जो है आ रहे हैं जो रेक्टम के थ्रू जो मल है उसको वो खाता है, और B12 क्या प्रोड्यूस करता है और गिव हम लोग को क्या देता है, B12 विटामिन देता है। B12 विटामिन हम लोग को वो देता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि कोलम में प्रेजेंट होता है और वो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को खाता है और B12 विटामिन हम लोग को देता है। तो हमारे शरीर में B12 जो विटामिन है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के थ्रू ही मिलता है और उससे हम लोगों को अलग से लेने की जरूरत नहीं होती। ये होती है सिम्बायोटिक रिलेशंस। वो हमारे ही डाइजेस्टेड फूड को खा रहा है और हमें उसके बदले में B12 विटामिन दे रहा है। तो एक दूसरे पे डिपेंड है, हम B12 पे डिपेंड है और वो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है हमारे डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पे डिपेंड है। तो एक दूसरे पे निर्भर रहकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को ई कोलाई बैक्टीरिया बोलेंगे, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोटिक रिलेशंस में रखा जाता है। अब यहाँ पे रेक्टम की बात करते हैं। लगभग अब आपका डाइजेशन खत्म ही है। रेक्टम, हालांकि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इजी है। रेक्टम में क्या करता है, स्टोर फूड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है एंड देन excrete out through anus, हम लोग उसे एनस के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है और ये डाइजेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। माउथ से हम लोग फूड पार्टिकल्स कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हुआ और 70% कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हुआ और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और ये जो डाइजेशन हुआ वो सलाइवरी ग्लैंड्स के सलाइवरी एमाइलेज के कारण हुआ, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और यही सलाइवा में 5% मैंने बताया था कि क्या रहते हैं, तो लाइसोसोम रहते हैं। एंजाइम्स के 5% लाइसोसोम्स रहते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल भी करता है। दूसरी बात मैंने बताया था माउथ्स में टीथ के बारे में, टंग्स के बारे में। तो टीथ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है कि परमानेंट टीथ का फॉर्मूला, डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो 2123 मैंने बताया था कि डेंटल फार्मूला 2123 परमानेंट टीथ के लिए है 2123, और टेम्पररी जो दूध के दांत होते हैं उसको 2102 मैंने बताया था। और इसे बोलते क्या है, डाइकोफाइकोडेंट, जो 2 बार दांत आते हैं, जो दूध के दांत हैं वो 2 बार आते हैं ना, एक बार टूट गए तो फिर से वापस आए, उसको डाइकोफाइकोडेंट, और जो एक बार आते हैं उसको डाइकोफाइकोडेंट बोलते हैं। डाइकोफाइकोडेंट बोलेंगे, और जो एक बार आते हैं उसको मोनोफाइकोडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउथ में। वहाँ से जैसे ही फूड आया उसको बोलते हैं बोलस, जो ओइसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू आते हैं उसको बोलते हैं बोलस, और वहाँ से हमारा स्टमक में चले आते हैं। अब स्टमक में जैसे ही आता है फूड पार्टिकल्स, आता है
तो स्टमक में क्या रहेंगे, HCl और रेनिन और पेप्सिन, ये सब जो है ये एंजाइम्स, ये तो क्या है, एसिड है, इसको एंजाइम्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट पार्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है फूड के डाइजेशन में। रेनिन मिल्क का डाइजेशन करा देता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करा देता है। साथ साथ कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि हम लोग खाना खाते तो हैं, कई बार मीट खाते हैं, फिश खाते हैं तो वो भी मीट में ही आया, मटन खाते हैं, या फिर काऊ, या फिर एनिमल्स अगर हम बात करते हैं टाइगर्स की, तो वो तो कच्चा मांस ही खाता है, तो कच्चा मांस से ही तो बना होता है उसका स्टमक, तो ये स्टमक क्यों नहीं डाइजेस्ट होता। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, या फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि HCl जो है इतना ज़्यादा एसिडिक है तो पेट को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देता है, और पेट क्यों नहीं हमारा गल के बाहर आ जाता है। तो नहीं आने की वजह भी एक है। ऐसे तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मकस। मकस का एक लेयर होता है। मकस एक तरह से बोला जाए तो उसको खखार व्हाइट कलर का, ये इस तरह से पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्टमक पूरे में मकस रहते हैं। और ये जो मकस है ये कैसा रहता है, बेसिक इन नेचर रहेंगे। ये कैसा रहता है, बेसिक इन नेचर रहेंगे। वो बेस के साथ जैसे ही आएगा वो क्या बनेगा, एसिड और बेस मिलकर क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब इसको क्या बोलेंगे कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जैसे ही एसिड हमारे वाल के तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो ये मकस फटाक से बेस रिएक्ट कर कर न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये हमारा पेट को बचा देता है, पेट के वॉल को बचा देता है, स्टमक के वॉल को बचा देता है डाइजेस्ट होने से। पूरा एलिमेंट्री कैनाल में यह मकस होता है। जैसे ही हमारा एसिडिटी बढ़ जाता है, कई बार सुनते होंगे कि एसिडिटी हो गया, तो एसिडिटी हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने की वजह से जब HCl का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो एसिडिटी बढ़ जाता है, और कई बार डाइसेंट्री होता है। तो यही मकस इन एलिमेंट्री कैनाल जब जैसे ही वीक होगा, मसल्स जैसे ही मकस बाहर आएंगे तो एलिमेंट्री कैनाल आपका वीक होना चालू होगा, और वीक होना चालू होगा तो ये लेयर का थिकनेस जो है वो रिड्यूस होना चालू होगा, घटना चालू होगा। अगर पहले लेयर इतना बड़ा था तो अब घट के इतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये लेयर कटने लगेगा तो फिर वही ब्लड आना चालू हो जाता है इनस के थ्रू। जब हम उस टाइम जो एक्सक्रीट आउट करने जाते हैं फूड, डाइजेस्टेड फूड, तो वहाँ पे कई बार ब्लड आते हैं। तो ब्लड इसी वजह से आते हैं, अगर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मकस कहीं भी कटा तो मसल्स डाइजेस्ट होना चालू होंगे, और ये अगर मकस हट गया यहाँ से तो एक बार जब डाइजेस्ट होना चालू होंगे ना ये एलिमेंट्री कैनाल, तो यहाँ पे बहुत सारे डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसलिए हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो खुद नहीं डाइजेस्ट होता, बल्कि फूड को डाइजेस्ट कर देता है। तो स्टमक में तो मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा केसेस होते हैं। स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का होता है। फिर वापस स्टमक से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लीवर रहेंगे, और लीवर अपना बाइल जूस का सेक्रेशंस देंगे, और बाइल किस चीज़ का डाइजेशंस करेंगे, बाइल जूस जो है, बाइल जूस किसका डाइजेशंस करेंगे, तो बाइल जूस, पहले तो बाइल जूस का कलर अगर हम बोले तो कैसा रहेंगे, वो ग्रीन रहेंगे। और ये जो ग्रीन कलर है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ये ग्रीन कलर किसके कारण होता है, तो ये बिलुबर्डिन पिगमेंट्स के कारण होता है, बिलुबर्डिन पिगमेंट्स के कारण होता है, बिलुबर्डिन पिगमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, बिलुबर्डिन पिगमेंट्स की वजह से होता है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है।